Hello everyone, I am here with a new topic of class 12th and the topic belongs to your book Vistas. आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th के विस्टस बुक का सेकेंड चैप्टर है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द टाइगर किंग एंड द चैप्टर हैज़ बिन रिटन बाय कल्की। और इस चैप्टर को किसने लिखा है? कल्की ने। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। बिफोर डिस्कसिंग द स्टोरी ऑफ द चैप्टर लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट आवर ऑथर। चैप्टर को डिस्कस करने से पहले ऑथर के बारे में कुछ जानते हैं। So as you can see on the board, look on the board and see that the name of the author is written Kalki. तो नाम सुनकर क्या आपको लग रहा होगा कि एक फीमेल ऑथर है, but no, the name of the author is actually रामास्वामी कृष्णमूर्ति। ठीक है, जो ऑथर हैं वो एक मेल है और इनका फुल नेम है रामास्वामी कृष्णमूर्ति। ऑलराइट, एंड दिस नेम कल्की, ये जो नेम है कल्की, ये इनका पेन नेम है। ये इनका पेन नेम है। सो व्हाट इज पेन नेम? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सो मेनी चैप्टर्स अर्लियर। हमने पहले भी पेन नेम को बहुत सारे चैप्टर्स में डिस्कस किया है कि पेन नेम होता क्या है। सो लेट्स गेट अ ब्रीफ। पेन नेम किसी कोई राइटर जब अपने राइटिंग्स के लिए, स्टोरीज़ के लिए, नॉवेल्स के लिए जब फॉल्स नेम, कोई सूडो नेम यूज़ करते हैं, अपने एक्चुअल नेम के अलावा कोई नाम यूज़ करते हैं, तो उसको पेन नेम बोला जाता है। लिखने के लिए स्पेशली जो राइटर्स, ऑथर्स होते हैं वो अपने नाम के अलावा कोई फॉल्स नेम यूज़ करते हैं, कोई सूडो नेम यूज़ करते हैं, तो उसको पेन नेम बोला जाता है। पेन नेम अडेप्ट करने का बहुत सारा रीजंस हो सकता है और डिफरेंट राइटर्स के डिफरेंट एजेस में डिफरेंट रीजंस रहे हैं उनके पेन नेम को अडेप्ट करने के। ऑलराइट, सो रामास्वामी कृष्णमूर्ति वो इज़ द ऑथर ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग एंड हिज पेन नेम इज़ कल्की। इनका पेन नेम क्या है? कल्की है। ऑलराइट, सो रामास्वामी कृष्णमूर्ति वॉज born in 1899 and he died in 1954. The date is not mentioned. He was born in 1899 and he died in 1954. इनका जन्म 1899 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1954 में हुई थी। ऑलराइट, और क्या चीज़ें जान सकते हैं हम रामास्वामी कृष्णमूर्ति के बारे में? ये एक जर्नलिस्ट थे, ये एक इंडियन राइटर थे। नाम से ही पता चल रहा है कि एक साउथ इंडियन राइटर थे। ये तमिलियन राइटर थे। ज़्यादातर इनके जो राइटिंग्स हैं वो तमिल में हैं। ये क्रिटिक थे, क्रिटिक यानी आलोचक थे, और ये जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी अपने जो फेमस स्टोरीज़ वगैरह लिखी हैं वो ज़्यादातर तमिल में लिखी हैं। ऑलराइट, सो दिस मच अबाउट आवर ऑथर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर चैप्टर की तरफ चलते हैं। द टाइगर किंग सुनने में बड़ा बच्चों वाला, पंचतंत्र वाला स्टोरी लग रहा है, द टाइगर किंग, बट एक्चुअली द चैप्टर हैज़ अ डीप मीनिंग। ऑब्वियसली आपके क्लास 12th के बुक में प्रेस्क्राइब्ड है ये चैप्टर, तो ऑब्वियसली इसके पीछे कोई डीप मीनिंग होगा, कोई ना कोई रीज़न होगा इस चैप्टर को आपके बुक में गिवन देने का। तो जैसा कि ये नेम सजेस्ट कर रहा है टाइगर किंग, ये कोई बच्चों वाली किताब नहीं है या बच्चों वाली कहानी नहीं है। हालांकि है ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बच्चों को भी सुनाई जा सकती है, लेकिन इसके पीछे का डीप मीनिंग जो है वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि इस चैप्टर का जो थीम है वो है transience of life and power. Transience of life and power. अब ट्रांसियंस का मतलब क्या होता है? इसको ट्रांसाइंस नहीं पढ़ते, ट्रांसियंस कहते हैं। ठीक है, ट्रांसियंस ऑफ लाइफ एंड पावर, कि ज़िंदगी में किस तरीके से चीज़ें बदलती रहती हैं, और पावर भी एक समय पे कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल है
तो एक टाइम उसके लाइफ में ऐसा आता है कि वो पावर किसी काम का नहीं रह जाता है, वो कितना भी पावरफुल है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में जिसको आप कितने भी पावरफुल हो, आप उसको डिफीट नहीं कर सकते हो, आप उसको हरा नहीं सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में वैसे ही किसी चीज़ की बात की जा रही है, ठीक है। तो ट्रांसिएंस का मतलब होता है क्षणिकता, किसी चीज़ में जो चेंजेस आते हैं। एंड सबसे पहली चीज़ की किस्मत, एक कहावत आपने सुनी होगी कि समय से ज़्यादा और किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला है। तो वो जो समय क्या है, ये लाइफ है, ठीक है। लाइफ का जो साइकिल है उसके बारे में बात की जा रही है कि समय से पहले जब भी किसी चीज़ का टाइम आता है, वो चीज़ उस टाइम पे लिखा है तो होना है। और किस्मत से ज़्यादा मतलब अगर वो आपकी किस्मत में उतना ही गिवन है, आपकी किस्मत में गिवन है कि आप उतने ही दिन जिंदा रहोगे, तो वो वैसा ही होगा। और आपकी किस्मत में अगर है लिखा हुआ कि वो समय आप किसी चीज़ को उतने ही दिन तक एंजॉय कर सकते हो, उतने ही लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हो, उतने कम समय तक एंजॉय कर सकते हो, तो वो भी आपका फेट है। तो बेसिकली इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जो चैप्टर जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो है फेट, डेस्टिनी, किस्मत, ठीक है। यानी कि किस्मत को कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। और ट्रांसिएंस का मतलब है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, वो चेंज होते रहता है ना। तो जैसे लाइफ जो है वो चेंज होते रहता है और पावर जो है वो चेंज होते रहता है। इस चैप्टर में बखूबी उसको दिखाया गया है कि किस तरीके से एक टाइगर किंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, फिर भी लाइफ और पावर, फिर भी लाइफ क्या होता है, लाइफ का जो ट्रांसिएंस है, जो चेंज होने का जो क्रम है कि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है और कभी ना कभी आपको किस्मत के आगे झुकना पड़ता है, हार मानना पड़ता है, या किस्मत से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता है। वो चीज़ यहाँ पे प्रूफ होती है उनके इतने पावरफुल होने के बाद भी, ठीक है, वो किस्मत को हरा नहीं पाते हैं। तो दिस चैप्टर प्रूव्स दिस, ये बहुत अच्छे से इस चैप्टर में समझाया गया है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किस्मत को नहीं मानते हैं, ठीक है, फेट, डेस्टिनी को नहीं मानते हैं और मानते हैं कि उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बट दिस चैप्टर कैन शो यू दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड फेट, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी, ठीक है। किस्मत किस्मत और किस्मत जैसी कोई चीज़ होती है ना, जो कहते हैं ना कि लिखा हुआ है। आप लोगों ने घर में बड़ों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो लोग कहते हैं किस्मत का लिखा हुआ था। तो किस्मत का लिखा हुआ कि देयर आर सम थिंग्स विच आर फोरटोल्ड, विच आर प्री रिटन, जो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये आपके साथ होना है। हाँ, बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम बदल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे यू कैन से सेलेस्टियल पावर या कुछ ऐसे अल्टीमेट पावर है ज़िंदगी में या यूनिवर्स में, जिसको ह्यूमन कितनी भी ताकत लगा ले, कितना भी हार्डवर्क कर ले, लेकिन वो जो सम पॉइंट ऑफ सम परसेंटेज ऑफ लक और डेस्टिनी और फेट जो होता है वो उसको नहीं बदल सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम में बहुत मेहनत कर रहे हैं और कोई ऐसी मेहनत हमने छोड़ी ही नहीं है, स्टिल कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स के लिए हम चूक जाते हैं। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वो हमारा लक, वो उसको हम किसके साथ कंपेयर कर देते हैं, लक के साथ कंपेयर कर देते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं हुआ, इससे ज़्यादा मेहनत तो कोई नहीं कर सकता था, लेकिन स्टिल अगर नहीं हुआ मतलब ज़रूर इसका लक साथ नहीं दिया होगा, तो इसकी किस्मत में नहीं था। तो यही बात कि जो किस्मत में है, तो किस्मत जैसी कोई चीज़ है, उस चीज़ को आपको मानना होगा कि देयर इज़ वी नीड नॉट टू बी प्रैक्टिकल ऑल द टाइम। हर चीज़ दुनिया में प्रैक्टिकल नहीं है। देयर आर सम क्वेश्चंस विच हैव नो आंसर और द आंसर्स विच आर नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, कुछ लाइफ में, जिसको आप हर बार प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर सकते या साइंस के साथ नहीं जोड़ सकते हो, ठीक है। देयर आर सम अल्टीमेट पावर इन दिस यूनिवर्स और वी हैव, और यू कैन से द नेचर हैज़, नेचर के पास कुछ ऐसे डेस्टिनी और किस्मत जैसे कुछ अल्टीमेट पावर्स हैं जो हमारे लाइफ के अलग अलग सोर्सेज पे क्या करते हैं, काम करते हैं, और उसको कहीं ना कहीं वो उस पर डिपेंडेंट, हमारा जो हार्डवर्क या हमारा जो लाइफ है उस पर डिपेंडेंट होता है। ऑलराइट, अगर सपोज़ कोई रास्ते में चल रहा है, 2 सेकंड पहले वो अगर वहाँ से क्रॉस कर गया और वहाँ पे तुरंत बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो व्हाट विल यू कॉल इट? यू विल ऑब्वियसली कॉल इट कि मेरी किस्मत थी, हम बच गए, मेरा तो किस्मत अच्छा था, हम बच गए। और वहीं पे किसी और के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो बोलते हैं बेचारी की किस्मत खराब थी, है ना। तो
तो दिस किस्मत और दिस टाइमिंग ऑफ लाइफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में इसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है और ये हमारी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं क्या करता है, यू कैन से पपेट की तरह हैंडल करता है। एक ना एक थ्रेड तो उस किस्मत के हाथ में है, बाकी सारे थ्रेड भले ही हमारे साइंस, प्रैक्टिकल और हार्ड वर्क और सब चीज़ उससे जुड़े होंगे, लेकिन एक थ्रेड हमारा किस्मत के साथ भी जुड़ा होता है जो हमारी ज़िंदगी को क्या करता है, चलाता है, उसको हैंडल करता है। Alright, so the chapter is all about this fate, destiny or transience of life and power. Alright, now तो कल की इसमें ये बताना चाहते हैं मेनली कि दुनिया में ऐसी कोई अल्टीमेट पावर नहीं है जो मौत को हरा सकती है। आप कितने भी पावरफुल हो जाओ, कितने भी पावरफुल, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि आप डेथ को चीट नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप मौत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं हो। एक समय ऐसा आएगा जब हर एक लिविंग बीइंग का अंत हो जाता है, उसको मरना होता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी सोर्स वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन डेथ को कोई भी हरा नहीं सकता है। नोबडी कैन डिफीट डेथ, मृत्यु को कोई मात नहीं दे सकता है। नेक्स्ट इज, और आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हो। अगर लिखा है कि एक इंसान की मृत्यु कल होनी है या आज होनी है तो वो उसी समय पे होके रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर सकते हो जिससे वो टल जाए। कभी कभी क्या होता है कि एक आपके पास बहुत पैसे हैं, आप कई सारी बीमारियों को हरा सकते हो पैसे से दे करके, तो दैट मीन्स कि अगर आप उस बीमारी से फाइट कर जा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आपने डेथ को चीट कर लिया। इसका ये मतलब है कि आपका समय उस समय नहीं आया हुआ था, यानी कि उस समय आपका डेथ का, आपकी ज़िंदगी पूरी नहीं हुई है, वो आपका डेथ का समय नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि आप कितने भी पैसे लगा दोगे तो आप डेथ को चीट नहीं कर सकते, आप उस बीमारी को नहीं हरा पाओगे और अल्टीमेटली डेथ विल ओवरकम यू, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइगर किंग के साथ कुछ ऐसा ही सिमिलर होता है, ये हम लोग देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में। ऑलराइट, नाउ वन मोर थिंग, ये चैप्टर एक सटायर है, ठीक है, ये चैप्टर एक सटायर है। सटायर का मतलब क्या होता है, व्यंगात्मक, जो कोई कहानी जिसको व्यंग के रूप में लिखा जाता है उसको सटायर कहते हैं, ठीक है। सटायर यानी कि किसी को मॉक करना, किसी को व्यंगात्मक शब्द बोलना, किसी पे किसी तरीके का मतलब ह्यूमरस वे में लोगों मजाक करना, या व्यंग ही, एक्चुअली सटायर का मतलब व्यंग ही होता है, ठीक है। तो किसी को इस तरीके से कोई बात को कहना जिससे उसको आप सच भी बोल रहे हो और उसकी हंसी भी, मतलब थोड़ा सा ह्यूमरस वे में बोल दिए, हंसते हंसते बोल दिया, तो उसको बोलते हैं व्यंग में किसी बात को कहना, ठीक है। तो ये चैप्टर भी एक सटायर है टाइगर किंग की ज़िंदगी पे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ द स्टोरी। ओके, उससे पहले बिफोर यू रीड आपसे एक क्वेश्चन किया गया है, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल। जनरल एटीट्यूड ह्यूमन बीइंग का वाइल्ड एनिमल की तरफ क्या होता है। डोमेस्टिक एनिमल को तो हम लोग पाल लेते हैं, ठीक है, या डोमेस्टिक एनिमल या पेट एनिमल जो होते हैं उनको हम लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है वाइल्ड एनिमल की तरफ तो हमारा एटीट्यूड क्या है, या ह्यूमन बीइंग का क्या एटीट्यूड होता है। वी आर अफ्रेड, सबसे पहले तो हम लोग डरते हैं वाइल्ड एनिमल से, कि चाहे वो छोटा सा ही वाइल्ड एनिमल क्यों ना हो, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर वाइल्ड एनिमल को लेके डर होता है। और उसको देखते के साथ सबसे पहले तो या तो भाई तुम रहोगे या तो हम रहे वाला, अगर कभी ऐसा आमना सामना हो जाता है तो अगर जान बचाने की बात आती है तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, उसको मारना प्रेफर करते हैं, है ना। वो सेकंड नहीं लगाते हैं ये सोचने में, ह्यूमन बीइंग ये सोचने में कि वो मासूम है या वो बेचारा जानवर है या वो लिविंग बीइंग है, उसको ना मारा जाए, ऐसा ना सोचते हुए ह्यूमन बीइंग तुरंत उसको मारना प्रेफर करते हैं, ठीक है। नाउ तो अब इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही है, इससे भी रिलेटेड है ये चैप्टर, आपको समझ में आएगा कि ये सवाल क्यों पूछा गया है, और ये जो मैंने आंसर आपको दिया है इस बात का आप ध्यान रखोगे।
सो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। तो इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ठीक है, ऑब्वियसली जिनका नाम द टाइगर किंग के नाम से जिनको बताया जा रहा है उनका नाम क्या है? मतलब नाम नहीं है उनका, वो कहाँ के महाराजा हैं? प्रतिबंधपुरम। ठीक है, ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस। तो महाराजा को बहुत नाम से लोग बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर में उनको आइडेंटिफाई कैसे किया गया? हिज हाइनेस के नाम से। फॉरेन में या फिर फॉरेन वेस्टर्न कल्चर में राजा को महाराजा और ये सब नहीं बोलते थे, उनको हिज हाइनेस बोलते थे और या हिज मैजेस्टी बोलते हैं। ठीक है, या योर मैजेस्टी, इस तरीके के वर्ड से उनको एड्रेस किया जाता है। हिज हाइनेस, योर मैजेस्टी, इस तरीके से। और भी बहुत सारे ऐसे लिस्ट ऑफ निकनेम्स हैं जिस नाम से उनको पुकारा जाता है। नाम नहीं, उस टाइटल से उनको पुकारा जाता है या उससे उनको एड्रेस किया जाता है। जैसे कि जमींदार जनरल और खिलेदार मेजर और सत्यव्याग्रह समहारी, फिर महाराजा जी धीराज, विश्वभुवन। ठीक है, इनका विश्वभुवन सम्राट, फिर सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। तो ये सारे क्या है? लिस्ट ऑफ निकनेम्स है। सब लोग जो भी आते हैं अपने अपने पोस्ट के हिसाब से उनको क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं। वो महाराजा ही, लेकिन कुछ लोग उनको जमींदार जनरल कहते हैं, कुछ लोग उनको हिज हाइनेस कहते हैं, कुछ लोग उनको खिलेदार मेजर कहते हैं, कुछ लोग उनको सत्यव्याग्रह समहारी कहते हैं, कुछ लोग उनको महाराजा धीराज विश्वभूषण सम्राट कहते हैं और कुछ लोग उनको सर जिलानी जंग बहादुर कहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे अब्रीविएशंस गिवन है जिनका फुल फॉर्म नहीं गिवन है, और जिनको जैसा सही लगता है वो उस नाम से उनको उस वैसे करके उनको एड्रेस करते हैं। ठीक है, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये सारे नाम जाकर के एक में सम्मिलित हो गए और वो नाम क्या पड़ गया? द टाइगर किंग। लोग उनको किसी और दूसरे नाम से नहीं पुकारने लगे और उनका नाम क्या बन गया? टाइगर किंग। लेकिन ये एक समय के बाद हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं कब हुआ ये। और ये सारे जो ऐसे नाम हैं ये क्यों पड़ा? आप सारे नाम के पीछे देखोगे कि कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड लगे हैं जो क्या दिखा रहे हैं कि महाराज बहुत पावरफुल थे, बहुत ब्रेव थे, जैसे कि बहादुर, जमींदार जनरल, मेजर, ठीक है, समहारी, सम्राट, विश्वभुवन और इस तरीके के जो नाम हैं, ये जो वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं ये सब सारे हिंदी और संस्कृत के वर्ड हैं। ठीक है, तो ये जो हिंदी के वर्ड हैं जनरली सबका मीनिंग क्या होता है? ब्रेव, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है? ऐसे नाम क्यों दिए गए होंगे? ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा बहादुर होंगे इसलिए ऐसे नाम दिए गए होंगे उनको। तो ये जो लिस्ट ऑफ निकनेम्स है और जैसे जैसे नाम उनको दिए गए हैं इससे ये पता चलता है दैट द टाइगर किंग वॉज वेरी ब्रेव। ये उनका ग्रेटनेस, उनकी महानता और उनकी बहादुरी को दर्शा रहा है। ठीक है, नाउ आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू। आई कौन है यहाँ पे? कल्कि। वो बोलते हैं कि मैं आगे आया हूँ या मैं आप लोगों के सामने आया हूँ ये बताने के लिए वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं ये बताने आया हूँ या ये चैप्टर मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये स्टोरी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने रीडर्स के साथ वो शेयर करना चाहते हैं कि आखिर इनका नाम सर जिलानी जंग बहादुर या खिलेदार मेजर या जमींदार जनरल एक ही इंसान का नाम है। तो ये सब छोड़ करके लोग उनको अचानक द टाइगर किंग क्यों बुलाने लगे? ठीक है, ये जो इंसान है, ये जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के, इनका नाम आखिर टाइगर किंग क्यों पड़ा? ठीक है, ये बताने कल्कि हम लोगों के लिए ये स्टोरी लिख रहे हैं। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है कि
बहुत ऐसे जो फेमस जो बहादुर लोग होते हैं ना, तो उनकी बहादुरी में कोई कमी ना आ जाए या उनकी शान में कोई कमी ना आ जाए, तो राइटर्स अगर उनके बारे में लिखना भी चाहते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है कि ये सच्चाई यहीं तक रहनी चाहिए, इसके बारे में कोई बाहर नहीं लिखेगा, कोई और इसके बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि या तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा या अपने पावर का इस्तेमाल करके उनको दबा दिया जाता था। क्योंकि इससे क्या होता था, इनकी शान और शौकत में कमी आ जाती थी, इनके बहादुरी के जो किस्से थे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, लोग सच जान जाएंगे, एक्चुअल चीज़ क्या हुई थी ये अगर लोग जान जाते हैं तो क्या होता है कि जो इनका बना बनाया नाम है वो एक मजाक बन करके रह जाएगा। इसीलिए और भी जो लोग राइटर्स थे वो अगर इसके बारे में लिखना भी चाहते थे तो क्या कर दिया जाता था, वो लिख नहीं पाते थे, उनको धमकी दे दी जाती थी या उनको विड्रॉ कर दिया जाता था, पीछे हटा दिया जाता था। ठीक है, मना कर दिया जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोलते हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं यहाँ तो झूठा दिखावा नहीं कर रहा हूँ लिखने का। अगर मैंने ठान लिया है कि मैं अपने रीडर्स को बताऊँगा तो मैं बता कर रहूँगा कि, और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि मैं कोई स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है रणनीतिक, मैं कोई रणनीति करके और वापस नहीं हो जाऊँगा, अपनी बातों को वापस नहीं ले लूँगा। क्योंकि राइटर्स लिखते थे और जब पता चलता था कि किसने लिखा है तो इनके घर से या इनका पावर जो आगे बढ़ा होगा, इनके जो इन सक्सेसर्स होंगे तो मना कर देते होंगे या फिर कुछ उनको थ्रेट मिल जाता होगा, तो वो लोग अपनी बात को घुमा देते थे, विड्रॉ कर देते थे, वापस ले लेते थे। ठीक है, और कुछ ऐसा रणनीति करते थे, बोलते थे अरे नहीं ये तो हम उसके बारे में नहीं उसके बारे में लिखे हैं, अरे गलती ऐसे ही हंसी मजाक में लिख दी है, इस तरीके की बातें बना करके कुछ रणनीति लगा देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कल्कि कहते हैं कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मैं अगर आगे आया हूँ लिखने के लिए तो मैं लिखूँगा और मैं कोई स्ट्रैटेजी करके अपने बातों को वापस नहीं ले लूँगा, कोई रणनीति नहीं होगी यहाँ पे। इनफैक्ट अगर तुका बॉम्बर भी आ जाएंगे ना तो भी वो लोग मेरी बात, मुझे अपने रास्ते से, ट्रैक से हिला नहीं सकते हैं। तुका बॉम्ब बनाते थे वो लोग वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, जहाँ पे भी बॉम्ब सप्लाई करने होते थे और बॉम्ब फेंकना होता था तो धमकी देते थे, थ्रेट करते थे और बॉम्ब फेंकते थे। तो उनके बारे में बोला है कि उन लोग भी आकर के अब मुझे मना नहीं कर सकते, मुझे रोक नहीं सकते हैं। तो इवन द थ्रेट ऑफ स्तुका बॉम्बर, मुझे स्तुका बॉम्बर की धमकी से भी डर नहीं लगता है, वो लोग भी आ जाएंगे तो मुझे मेरे रास्ते से हिला नहीं सकते हैं। द स्तुका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। और जो स्तुका हैं अगर उनको पसंद आता है तो क्या करें, मैं अपने रास्ते से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, अगर उनको इतने ही आतुर हैं वो तो आए और मुझे पीछे करके दिखाएं। ठीक है, हेस्टी का मतलब होता है आतुर, और रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। रिट्रीट मीन्स पीछे हटना, हेस्टी का मतलब आतुर। ठीक है, तो कहते हैं वो स्तुका अगर इतने ही आतुर है तो आए और मुझे पीछे हटा करके दिखाएं। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King। और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कल्कि पूरे अपने रीडर्स को बहुत ज़्यादा क्यूरियस कर रहे हैं, वो समा बांध रहे हैं, मोमेंट बना रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं शुरुआत में ही ये बता देना ठीक नहीं होगा क्योंकि ये इम्पेरेटिव है, मतलब ये बात बहुत अनिवार्य है ये बता देना कि ये जो बात है, ये जो मैटर है टाइगर किंग का कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, ये है तो बहुत अनिवार्य, इम्पेरेटिव है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पेरेटिव अनिवार्य है और इसमें वाइटल इम्पोर्टेंस छिपा हुआ है, मतलब कि टाइगर किंग का पूरा समझो जीवनी छुपा हुआ है ना। ये जो किस्सा वो सुनाने जा रहे हैं टाइगर किंग के बारे में, ये एक बहुत वाइटल इम्पोर्टेंस रखता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के लिए जानना। लेकिन शुरुआत में ही ये बात बता देना ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करना ये मैटर को, डिस्क्लोज करने का मतलब सच बता देना। Everyone who reads him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। तो वो क्या बोलते हैं कि indomitable courage,
इनडोमिटेबल मतलब जिसको कोई हरा नहीं सकता है, अदम्य, ठीक है, अदम्य साहस। तो जो भी इंसान टाइगर किंग को जानता होगा या उनके बारे में सुनता होगा, उसको एक ना एक बार तो ऐसा ज़रूर मन करता होगा कि वो टाइगर किंग से ज़रूर मिले फेस टू फेस। तो इनडोमिटेबल, इस अदम्य साहस वाले इंसान के साथ मिलने का मन तो उसको ज़रूर करता होगा। जो भी इंसान टाइगर किंग के बारे में सुनता होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं, कोई भी उसके बारे में पढ़ता होगा या सुनता होगा तो उसको एक बार ज़रूर ये नेचुरल डिज़ायर होता होगा, मतलब उसको ऐसी इच्छा ज़रूर जागती होगी कि इस अदम्य साहसी इंसान के साथ वो फेस टू फेस एक बार ज़रूर मिले। क्योंकि टाइगर किंग के बारे में जो भी चीज़ें वो बताने जा रहे हैं या जिस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, इससे ये तो सच में पता चल रहा है कि टाइगर किंग एक बहुत ही ब्रेव इंसान थे और जैसे जैसे नाम उनको मिले हैं, ठीक है, ये बहुत ही ये शो करता है, ये दर्शाता है कि टाइगर किंग एक बहुत ही बहादुर इंसान थे। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन ये जो इच्छा है, ये जो नेचुरल डिज़ायर है रीडर्स का टाइगर किंग से मिलने का, ये फुलफिल नहीं हो पाएगा, ये पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? As Bharat said to Ram about Dashrath, the king has reached the final abode of all living creatures. In other words, the tiger king is dead. तो वो कहते हैं कि जैसे कि भरत राम के बारे में बताते हैं, राम को बताते हैं दशरथ के बारे में, क्योंकि जब वनवास था तो दशरथ मतलब जब राम जी का वनवास चल रहा था, एग्जाइल चल रहा था, तो राम जी तो जंगल में थे लक्ष्मण के साथ और सीता जी के साथ, लेकिन दशरथ और भरत वगैरह सब अपने महल में थे, पैलेस में थे। तो दशरथ की मृत्यु हो जाती है, वो नहीं रहते हैं, तो भरत उनको जंगल में आकर के ये खबर देते हैं कि भ्राताश्री ऐसा ऐसा हुआ है, यानी भैया हमारे पिताजी अब नहीं रहे। तो यहाँ पे भी उस चीज़ से वो क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं और कहते हैं कि ये जो रीडर्स हैं, यानी जो भी टाइगर किंग के बारे में ये बात सुनते हैं, तो जिनको मिलने की इच्छा करती है, उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। क्यों पूरी नहीं हो सकती? क्योंकि भरत ने जिस तरीके से राम को बताया था दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग, उसी तरीके से जो टाइगर किंग है वो भी अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन कौन होता है? लिविंग क्रिएचर का हेवन, यानी कि वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, स्वर्ग को पधार गए हैं, यानी कि वो जिंदा नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो टाइगर किंग अब जिंदा नहीं है, वो जीवित नहीं है, ठीक है। तो ये बात कही गई इसके बारे में, टाइगर किंग के बारे में। तो यानी कि शुरुआत में ही हम लोगों को पता चल गया कि टाइगर किंग जिंदा नहीं है, लेकिन जो लोग उनके बारे में सुनते हैं उनको इतनी जानने की इच्छा है टाइगर किंग के बारे में। क्यों भाई? क्योंकि या होती है उनको इच्छा टाइगर किंग के बारे में जानने की। क्यों होती है भाई? क्योंकि टाइगर किंग बहुत बहादुर थे और उनके बड़े बड़े किस्से हैं। तो ये जो सारे किस्से हैं वो कैसे आए, कहाँ से आए, ठीक है, वो जो सारे किस्से हैं वो हम लोगों को कल की आगे के चैप्टर्स में सुनाएंगे। आगे के पार्ट्स में वही जानने के लिए हम लोग अभी यहाँ पे इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं। सो द होल चैप्टर इज ऑल अबाउट Tiger King, and who is telling the story? Kalki is telling us the story. So we will continue this chapter in the next lecture. All right, thank you.